नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम में वेद प्रकाश शर्मा की किताब वर्दी वाला गुंडा को शामिल किया। तब क्या यह एक संयोग था या वर्तमान सत्ता का कोई खेल? यह सवाल हमेशा ही उठते रहेंगे राजनीति को लेकर। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से शरद पवार और अजित पवार के बीच जंग को लेकर पूरे देश का ध्यान जब महाराष्ट्र की राजनीति पर लगा हुआ है, तब क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे लोग खामोशी से तमाशा देख रहे हैं? यकीन मानिए, यदि वेद प्रकाश शर्मा का वर्दी वाला गुंडा उस जमाने का सुपर डुपर हिट उपन्यास था, तो इस दौर में पद वाला गुंडा पर भी एक किताब लिखी जानी चाहिए। खैर, ये तो वो बात हुई जो लोगों को समझना और सोचना चाहिए। लेकिन हकीकत में क्या 2024 का चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए इतना बड़ा हो गया है कि वह अपनी राजनीति को साधने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? यकीन मानिए, क्योंकि राजनीति बदल रही है, राजनीति का मिजाज बदल रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर जो परसेप्शन मोदी सरकार ने सत्ता में आने के पहले लोगों के दिलो दिमाग पर बनाया था, वह अब टूटने लगा है। तब सत्ता राजनीति को अपने अनुकूल कैसे साधे? जब आरएसएस ने भी कह दिया कि इस छवि के भरोसे चुनाव जीतना मुश्किल है, कुछ और उपाय किया जाना चाहिए, तो क्या यह उस कुछ और उपाय का हिस्सा है? क्योंकि हम चुनाव नहीं जिता सकते, तो जो चुनाव जिता सकते हैं, जो चुनाव जीत सकते हैं, उन्हें अपने अनुरूप ले आए, उन्हें अपने साथ रख ले। क्या यह खेल हो रहा है? महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसे देखकर तो अब यह लग रहा है कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में, खासकर बंगाल, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश में क्या कोई नया खेल होगा? ऑपरेशन लोटस कुछ नए ढंग से करेगा? तोड़ दो पार्टी या फिर अपने साथ जोड़ दो। हमारे पास वो ताकत है कि यदि आप हमारे साथ नहीं आओगे या नहीं टूटोगे, तो फिर जेल की सलाखों में से कोई नहीं बचा सकता, और हमारे साथ रहोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और राजनीति में कोई भी दूध का धूला नहीं है, तब यह खेल बहुत ही आसान हो जाता है। तब अगला शिकार कौन होगा? अगले निशाने पर कौन आएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या बिहार आएगा? महाराष्ट्र की जो स्थिति थी महाअघाड़ी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की, वही स्थिति बिहार की भी है। तो क्या अगले निशाने पर नीतीश कुमार होगा? क्योंकि लालू प्रसाद की यादव को तो तमाम कोशिश के बाद भी भारतीय जनता पार्टी नहीं झुका पाई है, और उसके साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। लालू यादव ने जब कह दिया है कि दूल्हा राहुल गांधी है, तब कांग्रेस को भी वहां तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में नीतीश कुमार यानी जदयू को आसानी से तोड़ा जा सकता है, यकीनन, क्योंकि 27 एमएलए जदयू के ऐसे हैं जिन पर आईटी और सीबीआई जांच के दायरे में रखा हुआ है। भारती नगर, गोपालपुर, वैशाली नगर, बिहारगंज, ऐसे कितने ही क्षेत्र आप विधानसभा का गिन सकते हैं जहां के एमएलए हो, सांसद हो, सब ईडी, सीबीआई और आईटी के जांच के घेरे में है। आरजेडी का तो पूरा परिवार रेलवे जमीन घोटाला हो, सब में शामिल है। लेकिन
वह नहीं टूटेगा, यह तय हो चुका है। तब बिहार में किस पर निशाना साधा जाएगा? यकीनन नीतीश कुमार पर निशाना साधा जाएगा और यह खेल शुरू हो गया है। नीतीश कुमार के कई मंत्री यानी कई बड़े नेता सृजन घोटाला, शराब के होम डिलीवरी घोटाला, एम्बुलेंस घोटाला भी है 1600 करोड़ रुपए का, इसमें सब लोग शामिल हैं। 17 विधायक तो उसके सीधे सीधे आईटी के दायरे में हैं और 10 विधायक घोटाले स्कीम जो है बिहार में उसमें है, तो उन्हें तोड़ देना आसान होगा, क्योंकि इसमें से कई विधायक लालू से गठबंधन के बाद नाराज भी हैं। चिराग पासवान, कुशवाहा, सुशील मोदी के बयान जिस तरीके से आने वाले हैं, उससे ये लगने लगा है कि अगला निशाना बिहार है, क्योंकि 40 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार शानदार प्रदर्शन की थी और यदि इस बार लालू, नीतीश और कांग्रेस का गठबंधन रह गया तो भारतीय जनता पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। लेकिन हमें लगता है कि राजनीति इससे इतर है। भारतीय जनता पार्टी की निगाह कुछ और है। बिहार से पहले यदि कोई निशाने पर होगा तो वह तमिलनाडु हो सकता है। स्टालिन को लेकर कई तरह के सवाल हैं। स्टालिन के कई नेता घोटाले घपले में फंसे हुए हैं, पूरा परिवार वहां भी घोटाले में फंसा हुआ है। बेटा उदय निधि की कंपनी खुद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में है, बहन कनिमोझी भी है, चेन्नई मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट, इस तरीके से जो घोटाले और स्कैम तमिलनाडु में है उसमें 35 लोग, जिसमें से 13 महत्वपूर्ण नेता हैं, और यहां भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी पिछले चुनाव में। और इस बार यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकते हैं, तो स्टालिन को साथ रख लें, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से तेलंगाना के मुख्यमंत्री अपनी बेटी कविता को दिल्ली शराब घोटाले में बुलाने से खामोश हो गए और कुछ दूसरा खेल खेल रहे हैं, मायावती की खामोशी भी किसी से छुपी नहीं, और राजनीति में कहा जाता है कि खामोशी का मतलब साथ देना है। तो क्या स्टालिन को तोड़ना आसान होगा? तमिलनाडु के जरिए जो बाकी राज्यों में सीटें गंवाएंगी उसको हासिल की जा सकती है और स्टालिन को साथ लेके कोई नया खेल खेला जा सकता है। यकीन मानिए यह खेल तो नए संसद भवन के उद्घाटन से शुरू हो गया था। तमिल संस्कृति, तमिल भाषा, क्या कुछ उस दौर में नहीं कहा गया था? किस तरीके से राजदंड को भी वहां स्थापित किया गया था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तमिलनाडु में वे नेता भी ईडी और सीबीआई और आईटी के दायरे में हैं जिनका अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव है। के नेहरू, अनाबिल, महेश, टीआर बालू, कई सारे नाम हैं जो स्टालिन की पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और जब ऐसी परिस्थितियां बनी है तो उसे तोड़ने से कुछ हासिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि तोड़ने का मतलब बड़ी दिक्कत हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी को, फिर कोई सीट नहीं मिलेगी। इसलिए साथ लेने की कोशिश होगी और विपक्षी एकता को भी इस रास्ते निशाने पर लिया जाएगा, प्रहार किया जाएगा। कई सवाल है और हमें लगता है कि अभी अगले निशाने पर बिहार से पहले भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता तमिलनाडु होगी। हालांकि बहुत सारे राज्य हैं, हमने बताया कि किस तरीके से तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी खामोश है, झारखंड में भी खुद मुख्यमंत्री सहित
पूरी सरकार घपला घोटाले में लगी है। बंगाल को तोड़ने की कोशिश तो बहुत पहले से भी होते रही। हम राज्य दर राज्य आपको बताते रहेंगे कि ऑपरेशन लोटस किन किन राज्यों में कब कब कहां कहां होगा। अब देखना है कि जब 7 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आएंगे तो उनका इशारा क्या होता है, उसके बाद किन राज्यों पर पहला प्रहार होता है। धन्यवाद।